हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के अंदर जिसका नाम है माइंड ऑफ इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल। मैं यहाँ पर आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करवाती हूँ इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आई हूँ। वो ये है कि मैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 के लिए एक न्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ पूरे सब्जेक्ट के लिए। तो आज से उसकी शुरुआत होने वाली है और सबसे पहले हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो पूरी सीरीज़ है उसको अब हम कंप्लीट करने वाले हैं इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा स्टडी प्लान कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड थ्योरी की, जिसके अंदर आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड कर्व क्या होता है, कैसा उसकी शेप होती है, शेड्यूल क्या होता है डिमांड का, और डिटर्मिनेंट्स क्या क्या रहते हैं डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले, और मूवमेंट इन डिमांड कर्व क्या होती है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होती है, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब कुछ हम डिमांड थ्योरी वाले के अंदर अच्छे से जानने वाले हैं। उसके बाद हम चलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ, देन हम चलेंगे कार्डिनल यूटिलिटी थियोरी की तरफ, देन ऑर्डिनल, देन रिवील प्रेफरेंस थियोरी, उसके बाद प्राइस इफेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है ना। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्राइस इफेक्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की और इनकम इफेक्ट की। याद आया आप सबको? गिवन गुड्स के अंदर कैसा रहता है, इन्फीरियर गुड्स में कैसा रहता है, नॉर्मल गुड्स में कैसा रहता है, तो सब हम जो है इसी सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, रैशेट इफेक्ट, ये सारे के सारे जितने भी वेरियस काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स हैं इनको भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आईसीसी, इनकम कंजम्पशन कर्व, देन प्राइस कंजम्पशन कर्व, देन एंजल कर्व, ये सारे के सारे जो हैं कर्व्स हम डिस्कस करने वाले हैं सब तरीके के फंक्शंस के लिए, चाहे वो कॉब डगलस हो या वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो या वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी थियोरीज़ हैं हमारी, जितने भी ऑथर्स हैं, उन सब की थियोरीज़ को हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि कौन कौन सी बुक्स हैं और ये सारी की सारी थियोरीज़ को आप लगाइए क्रोनोलॉजी के अंदर, कौन सी थियोरी पहले आई कौन सी बाद में आई, सबके ईयर्स याद करने पड़ते हैं हमें। तो वो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान कर देने वाली हूँ इस क्लास के अंदर। फिर हम जो लास्ट सेशन लेंगे इस सीरीज़ में माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। जितने भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सब इसी सीरीज़ के अंदर हमारे कवर होने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जल्दी से आप अब अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए ताकि हम हमारी सीरीज़ का उद्घाटन कर सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड थियोरी को, ठीक है। लेकिन डिमांड थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम सिमरन सहगल है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। मैं 3 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को। मैं 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ को खुद क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 234 ऑन 300 मार्क्स से मैंने क्लियर किया था। देन मेरा एक आर्टिकल भी पब्लिश्ड है ऑप्टिमा के अंदर जिसका ISBN नंबर गिवन है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। देन मैंने काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया है। देन मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। तो आपके पास काफ़ी सारे ये लिस्टेड रीजंस हैं मुझसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देर ना करते हुए और ज़्यादा हम सीधा डिमांड थ्योरी के ऊपर धावा बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो डिमांड थ्योरी है हमारी, ये सबसे पहला इस सीरीज़ के अंदर टॉपिक रहने वाला है, इसीलिए आप देखेंगे इसको मैंने 1 मार्क कर रखा है। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे ही आपको 2 मार्क करते ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलेगा, 3 मार्क करते हुए आपको कार्डिनल यूटिलिटी मिलेगा, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी पूरी सीरीज़ की तरफ, ठीक है। और जो ये डिमांड थ्योरी है ये एक ही वीडियो के अंदर तो कवर होना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। अब 3 पार्ट्स के अंदर किस तरीके से डिवाइड किया है कि मैं सबसे पहले बात करूँगी इस सीरीज़ में पार्ट 1 जो है हमारी डिमांड थ्योरी की, डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन की, डिमांड होता क्या है, उसका डिमांड फंक्शन क्या होता है, देन लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल क्या होता है।
ठीक है, हम इनके बारे में अभी बात करेंगे। देन इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड क्या होता है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो जब हम इन सब के बारे में बात कर लेंगे इस सीरीज़ के अंदर, इस पार्ट के अंदर, फिर मैं जल्दी से पार्ट 2 लेकर आने वाली हूँ इस वीडियो का, जिसके अंदर हम बात करेंगे मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट्स की। अब आप कहेंगे कि मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट को एक अलग से मैंने पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, इंक्रीज़ की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज़ की बात करते हैं, नॉर्मल मूवमेंट और शिफ्ट के डिफरेंस की बात करेंगे, इसीलिए मैंने उसे एक अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। फिर लास्ट पार्ट हमारा रहने वाला है जिसके अंदर मैं सब नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाली हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी एक भी पार्ट को आप मिस करने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप करने के बारे में सोचेगा ही मत, क्योंकि अगर आपने एक भी मिनट इसका स्किप कर दिया तो बस फिर सोच लीजिए कि आपका डिमांड थ्योरी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहती हूँ, सीधे सीधे से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तब से डिमांड 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 सुन रहे हैं, तो डिमांड है ही क्या। ठीक है, तो डिमांड आप सबको पता है, आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी चीज़ आपको खरीदनी होती है तो आप क्या करते हैं, उसकी जाके डिमांड करते हैं। तो क्या मतलब है उसका, उसका मतलब ये है कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy at different levels of prices during a given period of time। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी जो एक कंज्यूमर, यानी कि आप लोग या मैं लोग, इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय। विलिंगनेस का क्या मतलब है, देखिए अब मैं आपको एक GIF से ये समझाती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारे ब्लू टी शर्ट के अंदर अंकल हैं या सर हैं, जो भी हैं, ये क्या कह रहे हैं, बार बार वांट, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। क्या मतलब है इसका, कि ये इस प्रोडक्ट को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं, उसको लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा विलिंग है। ठीक है, उनकी ये वांट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एबिलिटी की, तो एबिलिटी को भी समझने के लिए मेरे पास एक GIF है, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारे फेवरेट कार्टून, मतलब मेरे तो बचपन में फेवरेट थे, आपके थे या नहीं मुझे नहीं पता, तो जिनके भी फेवरेट थे वो देख लीजिए और जिनके नहीं फेवरेट थे वो भी देख लीजिए। ये डोनाल्ड डक है, ठीक है ना। तो डोनाल्ड डक क्या कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल पैसों के बीच में खेल रहे हैं, है ना। तो पैसों के बीच में ये खेल रहे हैं, इसका मतलब इनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। ठीक है, इसका मतलब ये किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने के लिए एबल हैं। समझ में आती है ये चीज़ हमें। ठीक है, तो डिमांड क्या है, डिमांड वो क्वांटिटी है एक कमोडिटी की जो एक कंज्यूमर विलिंग है, इसका मतलब उस कमोडिटी को ख़रीदने के लिए वो इच्छुक है और उसको ख़रीदने के लिए उसकी एबिलिटी भी है, इसका मतलब वो उसको ख़रीद सकता भी है विद इन हिज इनकम लेवल। ठीक है, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइजेस, जो भी डिफरेंट प्राइजेस हैं अलग अलग क्वांटिटी के मार्केट के अंदर, उसके ऊपर जितनी भी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी मैं ख़रीदना चाहती हूँ वही मेरी डिमांड है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। तो डिमांड फंक्शन क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो फंक्शन हमें पता है, फंक्शन जो है किसी भी दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। तो डिमांड फंक्शन जो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, इट इज़ शोइंग द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, कि जो एक कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है और उसको इम्पैक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वही डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखिए ये देखिए, अब जो मेरा डिमांड फंक्शन है वो कैसे लिखा गया है कि dx विच इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ px pr y t pe c p t d। अब आप ये कहेंगे ये इतने सारे जो अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं कैपिटल लेटर्स में, ये है क्या। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो मेरी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला है पी एक्स। पी एक्स क्या है? इट इज़ द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, कि प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी का वो डिमांड को कैसे इम्पैक्ट करता है। अभी जानेंगे हम कैसे इम्पैक्ट करता है, लेकिन अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि ये वेरिएबल्स हैं क्या क्या, ठीक है। देन पी आर इज़ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका क्या मतलब है? कोई भी ऐसे गुड्स जो मेरी कमोडिटी से, जो कमोडिटी की मैं डिमांड कर रही हूँ उससे रिलेटेड हैं। इसका मतलब दो तरीके के गुड्स आते हैं इसमें, एक सब्स्टिट्यूट गुड और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बिल्कुल आगे जानेंगे हम, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को ज़रा भी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम वाई की। वाई इज़ द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम डिमांड को कैसे इम्पैक्ट करती है। देन टी, टी रिप्रेजेंट करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस को, कि किसी भी कमोडिटी के लिए किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, क्या उसके लिए उसका टेस्ट डेवलप हुआ है, क्या वो उसको पसंद करता है कंज्यूम करना या नहीं करता है, ठीक है। देन पीई, पीई इज़ द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। इसका मतलब फ्यूचर में कितना प्राइस रहने वाला है, इसके लिए मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है किसी भी कमोडिटी की, ठीक है, वो भी डिमांड को इम्पैक्ट करती है। देन सी, सी क्या है? क्लाइमेट, सीजन एंड वेदर। कैसी चीज़ें हमें पता है कुछ कुछ, कि जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो सर्दियों के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होने वाली है? वुलन क्लोथ्स की ज़्यादा डिमांड होगी, जैकेट्स की ज़्यादा डिमांड होगी, स्वेटर्स की ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। और वहीं जब हम गर्मियों में जाएंगे तो गर्मियों में किस चीज़ की डिमांड होगी हमारी? गर्मियों में डिमांड होगी हमारी कॉटन क्लोथ्स की, ठीक है ना। तो जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो भी हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करता है। देन हम बात कर रहे हैं पी की। तो पी है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या, पॉपुलेशन कैसे हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करता है? वो इस तरीके से करता है कि अगर पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, ठीक है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब उस इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी हमारी कम रहने वाली है। क्लियर? देन हम बात कर रहे हैं टी की। अच्छा, यहाँ लगता है थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई है, टी जो है वो 2 बार लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा कि टी जो है वो एक ही बार है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देन हमारा जो लास्ट है वो है डी, ठीक है। डी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है या इक्वालिटी ऑफ इनकम है, ठीक है। क्या हमारी जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द इंडिविजुअल्स या फिर वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब वो कैसे डिमांड को इम्पैक्ट करता है ये भी हम आगे जानने वाले हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि डिमांड क्या है और डिमांड फंक्शन क्या है। तो डिमांड हमारी वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो एक कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसेस। और डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, ठीक है। और ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में अपना देखा डिमांड फंक्शन, और ये सारे के सारे वेरिएबल्स को भी हमने समझा। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, और उस कमोडिटी का जो प्राइस है उनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कि उन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब ये नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, और वाइसा वर्सा अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज करेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी। क्लियर? अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट के अंदर आपकी मदर जाती हैं, ठीक है। अब कभी कभी जो है वो जब लेने के लिए जाती हैं सामान या सब्जी कुछ भी लेने के लिए जाती हैं तो वो आती हैं घर पर वापस और कहती हैं कि भाई आज तो प्याज बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं, ठीक है, कि कल तो मैं लेकर आई थी 30 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो, और आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी, 50 रुपये किलो कर दिए, ठीक है।
तो वो क्या कहती हैं कि अब तो मैं 3 किलो नहीं लेकर आई क्योंकि अब तो 50 रुपए के हो गए हैं, अब मैं सिर्फ कितना किलो लेकर आई हूँ, सिर्फ 2 किलो लेकर आई हूँ मैं। क्या बोला उन्होंने, जब 30 रुपए किलो मिल रहा था प्याज तो मैं 3 किलो लेकर आई थी, अब जब 50 रुपए किलो मिल रहा है तो मैं 2 किलो लेकर आई हूँ। इसका मतलब जैसे ही मेरे प्याज का प्राइस इंक्रीज हुआ तो प्याज की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, 3 किलो से 2 किलो हो गई, जैसे ही मेरा प्राइस 30 रुपए किलो से 50 रुपए किलो हुआ। समझ में आई ये चीज़। नेक्स्ट हमारे इस लॉ में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर, वो है कीपिंग अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, अभी हमने पीछे पढ़ा कई तरीके के वेरिएबल्स पढ़े हमने जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी तभी एग्जिस्ट करेगा अगर मैं इम्पैक्ट ऑफ दोज अदर फैक्टर्स कांस्टेंट कर दूं। ठीक है, इसका मतलब जो भी इम्पैक्ट मेरे बाकी के फैक्टर्स से हो रहा है उसको मुझे कांस्टेंट कर देना है, फिर ही मेरा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम करेगा। क्लियर, समझ में आती है ये चीज़। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं है, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या होता है डिमांड शेड्यूल। ये देखिए क्या है, ये एक टेबल है, ठीक है ना। तो डिमांड शेड्यूल जो है एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को जब मैं एक टेबल से रिप्रेजेंट करूं, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी को मैं एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करूं, तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, सो डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कितना कितना है, 10, 20, 30, 40। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स क्या हो रही है, 50, 40, 30, 20। अब जैसे देखो सबसे पहले मेरा प्राइस कितना था 10, उस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी कमोडिटी एक्स की, 50। ठीक है, जैसे ही मेरी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ 10 से 20 तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई 50 से 40, और जैसे ही 20 से 30 हुआ प्राइस और ज़्यादा कम हो गई क्वांटिटी डिमांडेड 40 से 30। ऐसे ही जब 30 से 40 हुआ फिर से मेरा प्राइस तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड और ज़्यादा कम हो गई 30 से 20। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है जैसे जैसे मेरा प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर रही है। चलिए अब बात करते हैं हम डिमांड कर्व की। तो डिमांड कर्व क्या है, कर्व हमको पता है, हम हमेशा से मैथ्स के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। एक कोई भी जब हम ग्राफ पेपर के ऊपर शेप बना देते हैं हम उसे क्या कह देते हैं कि ये तो कर्व है। ठीक है ना, तो कर्व, डिमांड कर्व कैसा होता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो जब मैं अपना पिछला जो मैंने शेड्यूल बनाया था डिमांड का उसे एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर दूँ तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे डिमांड कर्व मिल जाएगा। तो डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व इज सिंपली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जब मैं लॉ ऑफ डिमांड को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिमांड कर्व मेरा कैसा है, डिमांड कर्व जो है मेरी एक स्ट्रेट लाइन है नीचे की तरफ जाती हुई। ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, इसे हम कहते हैं इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इसका मतलब जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी वेरिएबल्स मेरे एक्स एक्सिस पे हैं जिसको मैंने क्या लिया है क्वांटिटी डिमांडेड, और जो भी वेरिएबल मेरा वाई एक्सिस पे है जो कि मैंने लिया है प्राइस, उन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमेशा यही रिप्रेजेंट करता है कि जो भी वेरिएबल मेरे एक्स और वाई एक्सिस पर है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अभी हम लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज़ पढ़कर भी आ रखे हैं, क्लियर, कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इसीलिए मेरा डिमांड कर्व कैसा बना है, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेगेटिव स्लोपिंग बना है। क्लियर, समझ में आती है ये चीज़ सबको। तो ये आप पढ़ भी सकते हो ऊपर स्लाइड पे से
कि डिमांड का शोज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ध्यान से ये सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि आपको पहले से ही ये टॉपिक्स अच्छे से आते होंगे, क्योंकि ये तो हम 11th क्लास में ही पढ़ लेते हैं. लेकिन अभी हमें ब्रशअप इसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे, जो मैंने कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे, उनमें इन सब चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि बेसिक जब हमारे क्लियर होते हैं तभी हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाते हैं. ठीक है, इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग करी है वो उन्हीं कॉन्सेप्ट से करी है जो आपके लिए फेमिलियर हो, ताकि आपका मन लगा रहे पढ़ाई में. ठीक है ना? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड की. ठीक है, तो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि एक कंज्यूमर मार्केट के अंदर डिमांड कर रहा है एक कमोडिटी की. ठीक है, क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल डिमांड refers to the quantity of a commodity that a single consumer is willing and able to buy at each possible price level. ठीक है, एक कंज्यूमर और एक कमोडिटी. चलिए, अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की. तो मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड वो क्वांटिटी डिमांडेड है जो सब कंज्यूमर्स, ऑल कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग. ठीक है, लेकिन किसको डिमांड कर रहे हैं? सिर्फ एक कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं. क्या बोला मैंने? मार्केट के अंदर एक कमोडिटी की डिमांड जो सारे कंज्यूमर्स कर रहे हैं, उन सबको अगर मैं सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? मार्केट डिमांड मिल जाएगी. क्लियर? तो मार्केट डिमांड क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस. ठीक है, अब देखते हैं इनके हम ग्राफ कि कैसा बनता है इनका ग्राफ. ये देखिए, ये बना मेरा इंडिविजुअल डिमांड, बिल्कुल सेम जैसा मैंने अभी पीछे दिखाया था. वो भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व था, ये भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है. यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ इस फिगर से कि ये एक कंज्यूमर जो है वो कितनी डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइस लेवल्स के ऊपर इस कमोडिटी को. ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मार्केट डिमांड, जिसका ग्राफ यहाँ पर मेन मुझे बताना है. ठीक है, तो मार्केट डिमांड कर्व देखिए कैसा बना है मेरा. ध्यान से देख लीजिए 2 मिनट लगाकर. तो मार्केट डिमांड कर्व, पहले तो मैंने कहा एक कंज्यूमर है ए, उसका डिमांड कर्व बना दिया मैंने. ठीक है, एक है मेरा कंज्यूमर बी, जिसका मैंने डिमांड कर्व बना लिया. और मैंने ये अज्यूम किया है कि मार्केट में सिर्फ ये 2 ही कंज्यूमर्स हैं, ए और बी, ताकि हमारी एनालिसिस आसान हो जाए और कुछ नहीं. बाकी क्योंकि जो इकोनॉमी है उसके अंदर तो काफ़ी सारे कंज्यूमर्स होंगे कमोडिटी के, लेकिन अपनी एनालिसिस को आसान करने के लिए हमने अज्यूम किया है कि 2 ही कंज्यूमर्स हैं, ए और बी. ठीक है ना? तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी? मैंने बताया था जितने भी मार्केट में कंज्यूमर्स हैं उन सबकी डिमांड को ऐड कर देना है. ठीक है ना? तो 2 ही कंज्यूमर्स हैं, तो डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी विल बी द मार्केट डिमांड. ठीक है, तो मार्केट डिमांड बनाने के लिए मैंने इन दोनों की डिमांड्स को ऐड कर दिया है. अब इनका कर्व कैसा बना है? देखो, जो मार्केट डिमांड कर्व बना है वो फ्लैट बना है. फ्लैट का क्या मतलब है? एज कंपेयर्ड टू द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी, जो मेरा मार्केट डिमांड कर्व है वो कुछ ज़्यादा ही हॉरिजॉन्टल की तरह है. ठीक है, अब स्टीप और फ्लैट में क्या डिफरेंस होता है? वो ये डिफरेंस होता है कि फ्लैटर जो कर्व होता है वो अभी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं है, पर वो हॉरिजॉन्टल बनना चाहता है. ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ स्टीप की, तो स्टीप कर्व वो होता है जो वर्टिकल अभी बना नहीं है पर बनना चाहता है. समझ में आ रही है ये चीज़? जैसे आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने नहीं हैं लेकिन बनना चाहते हैं, है ना? वैसे ही जो मार्केट डिमांड कर्व है हमारा वो फ्लैटर है. इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल की तरफ जाना चाहता है लेकिन अभी गया नहीं है. ठीक है, चलिए, तो मार्केट डिमांड कर्व जो है उसे हम कहते हैं कि इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड.
ठीक है। हॉरिजॉन्टल समेशन है बिल्कुल, क्योंकि प्राइस तो हमारा वही है मार्केट के अंदर। जैसे मान लेते हैं इसके अंदर हम कि प्राइस जो है वो है हमारा, अगर आप इस फिगर को देखें 3 मान लेते हैं कि 3 अगर प्राइस है मेरा मार्केट में, तो इंडिविजुअल ए का पॉइंट देखिए कहाँ पर है, अप्रॉक्स 4 के आसपास, ठीक है, और अप्रॉक्स 3 के आसपास है, ठीक है ना। और जो इंडिविजुअल बी है उसका किसके आसपास है, वो 5 के आसपास है, ठीक है। इसीलिए जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा 3 + 5, 3 + 5 मेरा कितना हो गया 8। तो आप देखिए जो मेरा वो है मार्केट डिमांड कर्व है वो भी प्राइस 3 के ऊपर 8 के आसपास ही है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अप्रॉक्स वैल्यूज़ ली हैं इसीलिए यहाँ पर एग्जैक्टली आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यूज़ लिए हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली अगर देखेंगे इसे वीडियो पॉज कर तो आपको दिखेगा कि उन्हीं 2 पॉइंट्स का समेशन क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है, ठीक है। समझ में आती है ये चीज़। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, जो हमने फंक्शन ऑफ डिमांड में पढ़ा था, ठीक है। जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे क्वांटिटी डिमांडेड को इम्पैक्ट करने वाले, उन सब के बारे में हम इंडिविजुअली अब पढ़ने वाले हैं। ये देखिए एकदम जूम इन होकर आए हैं सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। अब मैंने इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप भूल चुके हैं कि ये कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, इनके क्या मतलब हैं, तो आप पीछे कर वीडियो थोड़ी सी देख लीजिएगा कि ये कौन, इनकी डिनोटेशन क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PX की। तो PX क्या है मेरा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करेगा तो डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगी, या फिर अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडिंग मेरी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। चलिए नेक्स्ट है मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में मैंने आपको 2 गुड्स बताए थे अभी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स ये आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्लाइड के ऊपर इसका नहीं एक्सप्लेनेशन है, मैं बोल रही हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। इसका मतलब कि ये ऐसे गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो सकते हैं। इनका क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोका कोला और पेप्सी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर जो कहेंगे कि भाई कोका कोला और पेप्सी थोड़े ना सब्स्टिट्यूट होते हैं, इनका तो बिल्कुल टेस्ट ही अलग होता है, ठीक है ना, या बिल्कुल ही दिखने में अलग होती हैं इनकी तो बॉटल्स, ठीक है, अलग अलग कंपनीज हैं। तो भाई मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए तो कोका कोला और पेप्सी जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। और ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए सेम ही होगा, जो मेरे जैसे होंगे। तो मैं अपने जैसे रैशनल लोगों की बात कर रही हूँ, मैं उन एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ जिन्हें उनका टेस्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आता है, ठीक है। तो मेरे लिए जो है और कई सारे लोगों के लिए, मेरे जैसे जो लोग हैं रैशनल कंज्यूमर्स जो हैं, उनको जो कोका कोला है और पेप्सी जो है वो एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो वो दोनों आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स विच आर ओनली यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट, ठीक है। ये ऐसे गुड्स हैं जो सिर्फ साथ में ही यूज हो सकते हैं किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या एग्जाम्पल है इसका, टी एंड शुगर, ठीक है, कि टी के बिना शुगर का कोई काम नहीं है। अभी मैं चाय बनाने की बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं अलग से कोई इसके काम की बात नहीं कर रही हूँ कि आप कहें कि भाई शुगर तो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ के अंदर डल रही है। तो मैं इस टाइम से चाय बनाने की बात कर रही हूँ। तो चाय बनाने के लिए टी के बिना शुगर कुछ नहीं और शुगर के बिना टी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये दोनों जब साथ में मिलेंगे तो ही हमारी चाय बन सकती है। तो ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स which can be used in place of one another, and complementary goods कौन से हैं, complementary goods are the goods which can only be used together to satisfy a given want। चलिए, तो अब ये कैसे हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर मान लेते हैं प्राइस ऑफ कोका कोला मार्केट के अंदर इंक्रीज कर जाए, ठीक है, अगर प्राइस ऑफ कोका कोला इंक्रीज कर जाएगा तो उससे
पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जैसे ही कोका कोला का प्राइस इंक्रीज कर गया, कोका कोला का प्राइस इंक्रीज करने से क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और क्योंकि पेप्सी इसका सब्स्टिट्यूट है और इसकी जगह पे यूज हो सकता है और उसका प्राइस उतने का उतना ही है मार्केट के अंदर जितना पहले था, तो ये जो डिमांड कोका कोला की पहले हम कर रहे थे वो किस पर शिफ्ट कर जाएंगे? पेप्सी के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। इससे क्या पता चला हमें कि जैसे ही सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन गुड विल इंक्रीज। इसका मतलब कैसा रिलेशनशिप हुआ क्वांटिटी डिमांडेड और सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के बीच में? पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मान लेते हैं कि हमारी टी का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी एज पर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और जैसे ही टी की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, अब टी और शुगर तो साथ में यूज होते हैं, अगर टी ही कम हो गया तो शुगर ज़्यादा लेकर मैं क्या करूँगी? शुगर की भी क्वांटिटी डिमांडिंग मेरी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज करेगा, मेरे गिवन गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसका मतलब कैसा रिलेशनशिप है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन गुड एंड द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नेगेटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट यूजीसी नेक्स्ट जेआरएफ के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर, इनके रिलेशनशिप के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे इम्पैक्ट करती है? अब हम बात करेंगे यहाँ पर 3 तरीके के गुड्स की। एक होता है हमारा नॉर्मल गुड, एक होता है इन्फीरियर गुड और एक होता है गिफन गुड। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन इनकम। क्या बोला मैंने? जैसे ही एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करे, उसके साथ कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज करे, तो वो किस तरीके की कमोडिटी है? वो एक नॉर्मल गुड है। ठीक है, अब नॉर्मल गुड को याद करने का क्या तरीका है? ये तरीका है कि नॉर्मली जो भी लाइफ के अंदर होता है वैसा ही इस गुड के साथ हो रहा है। अब अगर आप सोचिए, मार्केट में आप जाते हैं और आपकी इनकम 10,000 रुपये है। ठीक है, और आप देखते हैं दूर से 1,000 रुपये की कहीं पर कोई ड्रेस लगी हुई है। ठीक है, मार्केट के अंदर, तो आप अभी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी 10,000 इनकम है। लेकिन अगर आपकी कल को इनकम 20,000 रुपये हो जाती है और आप अब उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो क्या आप जाकर उसको नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। ठीक है, तो वो जो ड्रेस है वो कैसी कमोडिटी है? वो एक नॉर्मल कमोडिटी है। ठीक है, वो एक नॉर्मल गुड है। तो यहाँ पर नॉर्मली सिनेरियो जो लाइफ के अंदर होता है वही इन गुड्स के साथ होता है, इसीलिए इनको नॉर्मल गुड्स कह रहे हैं हम। ठीक है, इसके पीछे का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, ये किसी भी ऑथर ने नहीं कहा है ऐसा, ये मेरा तरीका है जिससे जैसे मैंने बचपन से याद किया है नॉर्मल गुड्स को, तो आप भी ऐसे याद कर रख सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स क्या है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनके अंदर नॉर्मल फिनोमेना चलता है लाइफ का, मतलब इनकम बढ़ेगी तो मैं इनकी डिमांड भी बढ़ा दूंगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर इनकम मेरी कम हो जाएगी तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसका मतलब कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की। तो इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? नाम से पता चल रहा है इन्फीरियर, नीचे के जो गुड्स हैं। ठीक है ना, जिनकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इन्फीरियर गुड्स जो हैं वो गुड्स होते हैं विच आर डिमांडेड ओनली एट लो लेवल्स ऑफ इनकम। वो सिर्फ तभी डिमांड किए जाते हैं अगर मेरी इनकम लेवल कम होगी। ठीक है, इसका मतलब जब भी इनकम मेरी डिक्रीज करे और एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करने लग जाए, तो वो कैसी कमोडिटी है? वो एक इन्फीरियर गुड है। ठीक है, क्योंकि मेरी इनकम कम हुई है और मैंने इसीलिए उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दिया, इसीलिए वो मेरी इन्फीरियर कमोडिटी हो गई। समझ में आती है ये चीज़? इसका क्या एग्जाम्पल है? जैसे बाजरा। ठीक है ना, बाजरा का बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है इन्फीरियर गुड्स के अंदर कि अगर मेरे इनकम लेवल कम है तो मैं बाजरे की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर दूंगी।
लेकिन अगर मेरी इनकम कल को बढ़ जाती है तो मैं बाजरे की जगह अब वीट खरीदूंगी, ठीक है, तो बाजरे की जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, इसीलिए हम उसे इन्फीरियर गुड कहते हैं। तो कैसा रिलेशनशिप है यहाँ पर? नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। चलिए अब हम बात करते हैं गिवन गुड्स की। तो गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स अच्छे से आपको समझ में आएंगे प्राइस इफेक्ट वाले जो हमारी यूनिट है उसके अंदर। तो आप बिल्कुल भी हमारी ये जो सीरीज चल रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इसमें कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिएगा, सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो गिवन गुड्स है ये ज़्यादा से अच्छे से तो प्राइस इफेक्ट में समझ में आएगा आपको, लेकिन अभी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कि गिवन गुड्स जो हैं वो इन्फीरियर गुड्स ही होते हैं, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स की ही एक टाइप होती है, का एक एक्सट्रीम केस होता है, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो अगर हमारी इनकम बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी की डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो वो इन्फीरियर गुड तो है ही, लेकिन वो गिवन गुड भी हो सकता है। अब ये गिवन गुड कब हो सकता है? ये तब हो सकता है अगर उसका प्राइस इंक्रीज करे और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज करने लग जाए। क्या क्या बोला मैम आपने? प्राइस बढ़े और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ने लग जाए? ये तो भाई अभी लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांडेड तो डिक्रीज करनी चाहिए जब प्राइस बढ़ेगा, है ना। बिल्कुल। तो ये जो गिवन गुड है यहाँ से हमें समझ में आता है इट इज़ एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ये एक ऐसी कमोडिटी है या एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब मेरा प्राइस इफेक्ट कैसा है? यहाँ पर मेरा प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है कि अगर मेरा प्राइस इस कमोडिटी का बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। इसको अच्छे से हम समझेंगे प्राइस इफेक्ट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो फॉलो करते रहिए ये सीरीज़ को अच्छे से। जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप मिस ना करें कोई भी वीडियो। चलिए अब हम बात करते हैं अगले अपने डिटर्मिनेंट की, विच इज़ टी, दैट इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो अगर मेरा टेस्ट डेवलप्ड है किसी भी कमोडिटी के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स, ठीक है, कि मैं सिगरेट्स पीना पसंद करती हूँ, वैसे मैं नहीं पीती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है कोई और पिए, बिल्कुल आपको भी नहीं पीनी चाहिए अगर आप पीते हैं तो, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी अगर किसी के कुछ पर्सनल रीजंस हैं तो प्लीज़ नीचे हेट कमेंट्स मत करना, ठीक है। चलिए तो जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में बात कर रही थी कि अगर मेरा टेस्ट डेवलप्ड है सिगरेट्स के लिए, ठीक है, तो मैं सिगरेट्स की क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा करूँगी क्योंकि मेरा उसके लिए टेस्ट डेवलप्ड है, मैं उसके लिए हैबिचुअल हूँ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं सिगरेट्स नहीं पीती हूँ, जो कि असली का सिनेरियो है भी, तो मेरे लिए सिगरेट्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम रहेगी, हमेशा कम, क्या बिल्कुल ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है। अब वो ज़ीरो रहेगी या कितनी रहेगी वो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए अब कितने सारे टॉपिक्स निकल कर आ रहे हैं एक ही फर्स्ट क्लास में से ही, तो और वो सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यूजीसी नेट के लिए, तो मिस मत करना। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। तो अगर टेस्ट डेवलप्ड है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करेगी, अगर टेस्ट नहीं डेवलप्ड है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हमारी दो चीज़ें हैं, या तो पॉपुलेशन में जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका क्या मतलब है कि मान लेते हैं हमारी इंडिया के अंदर सबके पास जो ऑन एन एवरेज इनकम है वो कितनी है? 6,000 रुपये, ठीक है, सबकी इनकम जो है वो 6,000 रुपये। तो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड होगी, जो मार्केट डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम ज़्यादा हैं किसी भी इकोनॉमी में, मान लेते हैं जो इंडिया का एक्चुअल सिनेरियो है, क्या है वहाँ पर? इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम है, रिच जो है वो रिचर होता जा रहा है, पुअर जो है वो पुअरर होता जा रहा है, ठीक है ना, कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा सिनेरियो है हमारा मार्केट में या किसी भी इकोनॉमी में, तो डिमांड क्या ज़्यादा रहेगी या कम? तो जो डिमांड है वो कम रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट, सीजन और वेदर की। तो ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो भी क्लाइमेट के साथ कमोडिटी सूटेबल होगी, ठीक है ना,
उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो उस क्लाइमेट के लिए सूटेबल नहीं होगी उसकी डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी। जैसे वुलन क्लोथ्स की डिमांड हमारी विंटर सीजन में इंक्रीज़ कर जाती है और कॉटन क्लोथ्स की समर सीजन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा P, विच इज़ द पॉपुलेशन। तो अगर मेरी पॉपुलेशन इकोनॉमी की ज़्यादा है, ठीक है, जैसे इंडिया है, हमारी सेकेंड रैंक पर है पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, तो जो हमारी पॉपुलेशन है अगर ज़्यादा है किसी भी इकोनॉमी की, तो डिमांड या फिर मार्केट डिमांड जो है हमारी ज़्यादा रहेगी। ऑब्वियसली ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन अगर पॉपुलेशन कम है इकोनॉमी की तो डिमांड भी कम रहेगी, क्योंकि लोग कम हैं तो डिमांड भी कम होगी। सिंपल सी चीज़ है। ये तो बात हो गई साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इसके अंदर एक कंपोनेंट और आता है, दैट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, किस तरीके के लोग हैं, क्या मेल ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा हैं, या बच्चे ज़्यादा हैं या बूढ़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जोन सा भी सेक्टर हमारा या फिर जोन सी भी हमारी कैटेगराइजेशन के लोग ज़्यादा होंगे, उस तरीके की कमोडिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर फीमेल ज़्यादा है, ठीक है, तो फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, लिपस्टिक की, मेकअप की, ठीक है, हील्स की, ड्रेसेस की, ठीक है, इन सब चीज़ों की जो डिमांड है वो ज़्यादा रहेगी। वहीं पर अगर किसी इकोनॉमी के अंदर मेल्स का प्रपोर्शन ज़्यादा है, मेल की कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, तो उस इकोनॉमी के अंदर हमारी मेल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल, जैसे वॉचेस हो गए, शूज़ हो गए, शर्ट्स हो गई। क्लियर? चलिए, अब हमारा लास्ट डिटर्मिनेंट जो रह गया है दैट इज़ एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल क्या है कि फ्यूचर में मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कितना रहने वाला है। तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, मुझे पता है फ्यूचर में जो प्याज है उनका प्राइस इंक्रीज़ करने वाला है। हमारी मदर को पता है कि कल अगर मैं मार्केट में जाऊंगी तो प्याज का जो भाव है वो बढ़ने वाला है। तो आपकी मदर क्या करेंगी? आपकी मदर आज ही मार्केट में चली जाएंगी और आज ही 3-4 किलो जो है वो सारे अनियंस उठाकर घर पर ले आएंगी। तो क्या किया उन्होंने? जैसे ही एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द फ्यूचर इंक्रीज किया, वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इन द प्रेजेंट इंक्रीज कर दी। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज करेगा तो मेरी आज की डिमांड जो है उस कमोडिटी की वो इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे लगता है कि कल को प्राइस फॉल होने वाला है, मान लेते हैं आईफोन का जो प्राइस है वो कल को फॉल होने वाला है, तो मैं उसे आज ना खरीद कर मैं उसे कल के लिए पोस्टपोन कर दूंगी। यही बात है, सही बात है। ठीक है, कि अगर मुझे लगता है आईफोन का प्राइस कल को कम हो जाएगा तो मैं आज ज़्यादा प्राइस देकर क्यों उसको खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी, मैं सोचूंगी एक दिन और वेट कर लेती हूँ, कल ले लूँगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कैसा रिलेशनशिप है, इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ लिया है। आज बहुत चीज़ें पढ़ी है हमने। तो हम पढ़ चुके हैं अपना डिमांड एंड डिमांड फंक्शन पूरा अच्छे से। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड, फिर हमने किया है डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड, देन ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये जो क्लास थी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है ना। काफ़ी सारी नई चीज़ें हमने सीखी हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमें पता चले हैं कि अगली सीरीज़ के अंदर आने वाले हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो है अब हम पार्ट 2 में आगे ये जो टॉपिक है कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट्स। ठीक है, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट में हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, इंक्रीज पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, डिक्रीज पढ़ेंगे, मूवमेंट और शिफ्ट का इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वो वाली वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी कि अगले 2 दिन के अंदर ही मैं उसे अपलोड कर दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल दिस टाइम। सो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आने वाली वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन्हें बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा। जैसे आपने ये वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीट की है, वो वीडियोस भी बिना स्किप किए कंप्लीट कीजिएगा।
पूरा सिलेबस जो है मैं इन सीरीज़ के अंदर आपका कंप्लीट करवाने वाली हूँ, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फ्री ऑफ कॉस्ट क्या ही मिलता है इस ज़माने के अंदर, आप बताइए। मैं अपने सारे पर्सनलाइज नोट्स जिससे मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। एग्जैक्टली सेम वही नोट्स हैं जो मैंने अपनी कॉपी के अंदर बना रखे हैं, उन्हें मैं पीपीटी की फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रही हूँ, इवन बेटर फॉर्म के अंदर। वो तो मैंने बहुत ही हॉच पॉच तरीके से भी बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली मैं प्रेजेंट कर कर आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो मेरी मेहनत जो है उसको मतलब आप लोग कीजिएगा, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जेआरएफ इस बार हमें क्रैक करना ही है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, विच इज़ माइंड योर इकोनॉमिक्स। अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं और अगर आप अपनी जर्नी जो है मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं इंडिविजुअली, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ माइंड योर इकोनॉमिक्स। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है। सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप पर्सनल कोई बिजनेस इंक्वायरी के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो mindoreconomics@gmail.com के ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो क्लासेस हैं वो भी मैं कंडक्ट करती हूँ अपने ऑफलाइन सेंटर के अंदर भी, विच इज़ इन दिल्ली। तो अगर आप नॉर्थ दिल्ली में हैं, रहते हैं या आ सकते हैं नॉर्थ दिल्ली, तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल और ऑन टेलीग्राम। तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे कैसे आपका सिलेबस चले। बाकी जितनी भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर दीजिएगा। बाकी अब ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीटेड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए आ जाइएगा देखने के लिए वीडियो। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड stay healthy, wealthy, and do not forget to mind your economics. Okay, thank you.